प्रोसेस क्लियर है? ठीक है, डिसीजन ट्री का। ठीक है, अब डिसीजन ट्री हम लोगों को यहाँ पे लेट्स से अप्लाई करना है। कल हम लोगों ने अप्लाई किया था इस पे लोन वाले डेटा पे, जिसमें हमने कुछ कैटेगोरिकल डेटा हमने लिए थे। इसके 3 कॉलम्स हमने चूज किए थे जिस पे हमने अप्लाई किया था डिसीजन ट्री, राइट। न्यूमेरिकल कॉलम पे अप्लाई करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक डायबिटीज का डेटा सेट है, उस पर अप्लाई करके देखते हैं। तो डायबिटीज के डेटा सेट के लिए pandas pd.read_csv बात हम लोग डेटा सेट्स /classification /diabetes.csv। ठीक है, ये डेटा सेट हमारा। और डेटा के क्या दिक्कत है? नो सच फाइल और डायरेक्टरी। डेटा लोड हो गया। एक्स एंड वाई डेटा चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने iloc लिखा :1:-1, इससे हमें x मिल गया। y का डेटा एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने डेटा डॉट iloc :-1 हमने यूज किया, जिससे हमें y मिल गया। डिसीजन ट्री क्लासीफायर को कॉल किया, है ना, मॉडल, और मॉडल को हमने ट्रेन किया। जिससे पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट। हेलो, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट XY और टेस्ट साइज 0.2। ठीक है, मॉडल में हमने डॉट फिट किया x ट्रेन को और y ट्रेन को। ठीक है, और इससे अब हम लोग प्लॉट ट्री अगर करते हैं, ट्री को हमने प्लॉट किया, तो इसने जो ये बना के दिया है, ये आपका ट्री है। जो ट्री बनाया है इसने वो ये है।
ठीक है, बना के देखो। मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। इसमें आपको एक काम करना है, इसमें आपको स्कोरिंग चेक करनी है ट्रेनिंग डेटा की और टेस्ट डेटा की। मतलब कि स्कोर जनरली हम लोग टेस्ट डेटा पे देखते हैं, आपको स्कोरिंग दोनों पे देखनी है। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन डाल के भी स्कोरिंग में देखना, और टेस्ट दोनों से चेक करना कि दोनों की स्कोरिंग में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है।
निकाला स्कोरिंग, क्या निकला? ट्रेनिंग का क्या स्कोरिंग था? हाँ, प्रॉब्लम क्या है, चलिए देखते हैं इसको। प्रिंट ट्रेनिंग स्कोर। ट्रेनिंग स्कोर के लिए आप मॉडल डॉट स्कोर करते हैं, मॉडल डॉट स्कोर, और स्कोर में हम यहाँ पे एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन पास कर देते हैं, तो ये ट्रेनिंग की स्कोरिंग निकाल के देता है जो कि 100% है, ठीक है। और टेस्ट का स्कोर निकालेंगे तो स्कोरिंग को ये कम कर देगा। क्यों किया इसने, इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे आ गया? 65%, ठीक है। अभी ट्रेनिंग का स्कोर हमेशा 1 ही दिखेगा, कम नहीं होगा। और टेस्ट का जो स्कोर है, सॉरी ये टेस्ट स्कोर है, ये बहुत ही ज्यादा कम है, 65 75। मतलब देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। मतलब वो ट्रेनिंग डेटा को समझ पा रहा है, लेकिन जो डेटा टेस्ट में जा रहा है उसको वो नहीं समझ पा रहा। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का अनसीन डेटा है। ट्रेनिंग डेटा उसने पहले भी देखा हुआ है, क्योंकि जब वो ट्रेनिंग चल रही थी तो उस टाइम पे भी उसको डेटा का पता है, तो ट्रेनिंग डेटा तो उसका ऑलरेडी देखा हुआ डेटा है। बट जो डेटा उसने आप इसको दिया गया है टेस्ट के फॉर्म में, वो डेटा इसके लिए अनसीन है, उसने डेटा कभी देखा नहीं है। तो उसमें उसने क्या किया, गड़बड़ कर दिया उसने, उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही कम हो गई है, उसका प्रिडिक्शन खराब हो गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो डिसीजन ट्री बना है इसमें, वो डिसीजन ट्री इतना बड़ा बन गया कि आपके जो सैंपल्स बने होंगे यहाँ पे, वो सैंपल्स बहुत छोटे होंगे। मतलब वो सही तरीके से उसको टारगेट के बेसिस पे सबसेट नहीं बना पाया, राइट। क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन वैसा नहीं रहा होगा जैसा कल हम लोग को डेटा डिस्ट्रीब्यूशन मिला था, उस तरह का डेटा डिस्ट्रीब्यूशन उसको नहीं मिला होगा। तो वो उसको छोटा करता गया करता गया करता गया, जब तक छोटा नहीं हो गया बिल्कुल मैक्स छोटा, तब तक वो उसको चलाता गया। और इस तरह से डिसीजन ट्री बहुत बड़ा बन गया और सबसेट जो है वो बहुत छोटा बन गया। जो फाइनल सबसेट बना होगा, फाइनल सबसेट बहुत ही छोटा बना होगा, राइट। जिसकी वजह से वो सही तरीके से आपके डेटा को समझ नहीं पा रहा कि उसको कौन से मतलब पाथ क्लियर नहीं हो पा रहा एक तरह से, उसको कौन सी पाथ में लेके जाए हम अपने डेटा को, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ओवर फिटिंग प्रोसेस, है ना। प्रोसेस नहीं है ये, एक तरह का प्रॉब्लम है आपके मॉडल का, ये प्रॉब्लम है। दो तरह के प्रॉब्लम मॉडल फेस करते हैं, एक होता है अंडर फिटिंग, एक होता है ओवर फिटिंग। अंडर फिटिंग का मतलब होता है कि आपने ट्रेनिंग डेटा दिया उसको रीड करने के लिए, उसको ट्रेनिंग ही समझ नहीं आई, मतलब उसको ट्रेनिंग डेटा ही समझ नहीं आया, है ना। तो ट्रेनिंग डेटा नहीं समझ आया तो उसने क्या किया कि जब उसको वापस से ट्रेनिंग डेटा प्रिडिक्शन में दिया गया तो वो उसको भी नहीं समझ पाया, और एक्यूरेसी ट्रेनिंग के टाइम पे ही खराब हो गई, प्रिडिक्शन में तो खराब होगी ही, है ना, टेस्ट डेटा में तो खराब होगी, क्योंकि उसको ट्रेनिंग ही नहीं समझ आ रहा। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, उसको मैंने क्लास में कुछ पढ़ाया, उसको जब क्लास में ही समझ नहीं आएगा तो एग्जाम में क्या लिखेगा? एग्जाम में लिखने के लिए पहले तो क्लास में समझ आना चाहिए। तो क्लास में अगर उसको समझ नहीं आया तो मतलब वो तो क्लास वाले टेस्ट में भी फेल हो जाएगा, और जो दूसरा टेस्ट होगा वो भी उसमें फेल हो जाएगा। जनरली क्लास टेस्ट होती है तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्लास में जो सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को दिया जाता है ना। लेकिन जो अलग से आपका टेस्ट होता है उसमें तो बाहर से क्वेश्चन मिलते हैं, तो बाहर क्वेश्चन मतलब जो अनसीन है उसके लिए, तो जो क्लास के काम को भी परफॉर्म नहीं कर पाए सही तरीके से, वो अलग से एग्जाम में कैसे परफॉर्म करे। इसको बोलते हैं अंडर फिटिंग, जिसमें मॉडल ना ट्रेनिंग समझ पा रहा है ना टेस्ट डेटा समझ पा रहा है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो वहां पे दोनों की एक्यूरेसी खराब है। दूसरा केस होता है ओवर फिटिंग, जिसमें मॉडल ट्रेनिंग डेटा समझ लेता है, 100% समझ लेता है, लेकिन टेस्ट डेटा वो नहीं समझ पाता। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रेनिंग डेटा को वो एक्चुअली में समझता नहीं है, वो रटता है। रटता मतलब उसका पैटर्न जो है वो रीड नहीं कर रहा होता, वो डेटा वैल्यू वाइज वो चेक करता है।
तो ट्रेनिंग डेटा जिससे वो ट्रेन हुआ है उसको तो उसने समझ लिया, या उसको तो उसने रट ही लिया, एक तरह से मेमोराइज कर लिया। तो अगर उसको ट्रेनिंग में से कोई वैल्यू मिलेगी तो वो तो उसका 100% देगा, है ना। लेकिन अगर टेस्ट में से कोई डेटा गया तो वहां पे एक्यूरेसी उसकी खराब हो जाती है। तो अभी के केस में क्या है, तो ट्रेनिंग 100% है ना। और ये वाला जो केस है इसको हम ओवरफिटिंग केस बोलते हैं, राइट। अब ओवरफिटिंग डिसीजन ट्री के अंदर बहुत ही कॉमन है। डिसीजन ट्री में ओवरफिटिंग बहुत ही कॉमन है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होने की वजह से आपके ट्री का साइज बहुत बड़ा होता है जिससे ओवरफिटिंग आ जाए। और ये जनरली तब होता है जब या तो डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो या डेटा का साइज बहुत बड़ा हो। साइज बहुत बड़ा होने के बाद भी आपका ये प्रॉब्लम आ सकता है। ऑब्वियसली साइज अगर ज्यादा बड़ा होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ ना कुछ खराब होगी, आउटलायर्स भी मिलेंगे उसमें कुछ ना कुछ, उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन खराब होता है और उसकी वजह से आपको ये ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम डिसीजन ट्री में आता है। और ये जो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिड्यूस ओवरफिटिंग ओवरफिटिंग को रिड्यूस करने के लिए वी हैव सम प्रोसेसेस। पहला प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रूनिंग। First process which is called pruning, and second process we call it bagging. Pruning and bagging. Pruning क्या होता है ना, वर्ड सुना है कभी प्रूनिंग? सुना? ये जो वर्ड है ये गार्डनिंग जो होते हैं ना, पेड़ पौधे जहाँ लगाए जाते हैं यहाँ पे ये वर्ड यूज होता है। जैसे ये ट्री है ना, तो ये ट्री है तो इसको गार्डनिंग से थोड़ा रिलेट कर दिया गया है। तो गार्डनिंग के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई पौधा या कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसके ब्रांचेस बहुत फैल जाते हैं, ठीक है। उसका ब्रांचेस को शेप आउट करने के लिए उसकी कटिंग कटिंग की जाती है, शेपिंग के लिए। कटिंग करने के लिए वही सीजर वगैरह लेकर के कटिंग करते हैं ताकि उसको एक शेप में डाला जा सके, राइट। तो जो वो कटिंग होती है उस कटिंग को प्रूनिंग बोलते हैं। पौधे की कटिंग को की शेप बनाने के लिए उसको बोला जाता है प्रूनिंग। तो ये वही प्रूनिंग। यहाँ पे हमारे पास जो ट्री बने हैं, इस ट्री के जो ब्रांचेस हैं उस ब्रांचेस की कटिंग के लिए हम लोग प्रूनिंग का यूज करते हैं। तो जितने ब्रांचेस होंगे ओवरफिटिंग उतनी ज्यादा होगी। ब्रांचेस को कम कर दे तो ओवरफिटिंग के चांसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। इससे प्रिडिक्शन पे या एक्यूरेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो डेटा उसने ऑलरेडी देख रखा है उसमें से वो पैटर्न निकालने की कोशिश करेगा इंस्टीड ऑफ रिमेम्बरिंग और मेमोराइजिंग दैट डेटा। डेटा को मेमोराइज करने की बजाय वो उसमें से कुछ पैटर्न निकालने की कोशिश करे, ठीक है। तो इसलिए ब्रांचेस को कट करना पड़ता है। ब्रांचेस कट करने से सैंपल साइज बढ़ जाता है। जैसे ब्रांचेस जितने ज्यादा होंगे सैंपल साइज उतना और छोटा होता रहेगा। तो सैंपल साइज को बड़ा करने के लिए ब्रांचेस को कट कर दिया। ब्रांचेस कट हो गया, सैंपल साइज बढ़ गया, समझे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रूनिंग। प्रूनिंग में भी दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है पोस्ट और एक होता है प्री। दो तरह की प्रूनिंग होती है। Pruning has two types. One is called pre-pruning and second is called post-pruning.
ठीक है। पोस्ट प्रूनिंग प्री प्रूनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे प्री प्रूनिंग का मतलब ट्री को ग्रो करने से पहले उसमें अगर हम कोई कैपिंग लगा दें, ट्री जहां ग्रो हो रही है अगर हम उसके ऊपर कैप लगा दें, कैप मतलब उसके ऊपर कोई शेल्टर डाल दिया, है ना। जैसे कोई ट्री को जब बड़ा करते हैं अगर उसके ऊपर कोई शेल्टर लग जाती है, शेल्टर से ऊपर तो जा नहीं सकता, तो शेल्टर तक उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है, तो हम कैपिंग कर सकते हैं। चारों साइड से कैपिंग कर दी तो चारों साइड से वो प्रून हो गया अपने आप। ये ग्रो होने से पहले का वो है, प्रोसेस है। जब भी ट्री को ग्रो करते हैं तो उससे पहले उस पर हम हर जगह कैपिंग लगा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्री प्रूनिंग। और दूसरा होता है पोस्ट प्रूनिंग, ग्रो होने के बाद। जब ट्री ग्रो हो गई उसके बाद उसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट प्रूनिंग। ठीक है, तो ये दो तरह की प्रूनिंग यहाँ पे यूज करते हैं। कैपिंग यहाँ कैसे लगाते हैं, तो यहाँ आप सैंपल साइज के बेसिस पे लगा सकते हो कि मेरे जो है सबसेट के अंदर इतने सैंपल्स होने चाहिए मिनिमम, है ना। आपने बोल दिया 10 सैंपल तो होने ही चाहिए, तो 10 सैंपल जब तक 10 रहेगा सैंपल तब तक तो वो उसको ब्रांचेस बनाएगा। जैसे ही 10 से कम सैंपल हुआ उसके ब्रांचेस बनने बंद हो जाएंगे, तो आपने कैपिंग लगा दी, है ना। आप सिर्फ 10 सैंपल जहां देखोगे या 10 से ज्यादा सैंपल देखोगे वहां पे तो आप ब्रांचेस उसको बना दोगे, लेकिन 10 से जैसे कम हुआ तो ब्रांचेस फिर बनेंगे ही नहीं, वो आपका फाइनल नोड बन जाएगा, लीफ नोड बन जाएगा, है ना। तो आप सैंपल साइज के बेसिस पे कर सकते हो। दूसरा, कल भी हमने एक लगाया था मैक्सिमम डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ बता सकते हो कि मेरे को इतने ही ब्रांचेस में कन्वर्ट करना है, दो तो दो ही ब्रांचेस में दो बार ही वो ब्रांचेस बना सकता है। तो ये सब जो होते हैं ये सब आपके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम उसको कैप लगाते हैं, और उसको हम बोलते हैं प्री प्रूनिंग, है ना। और पोस्ट प्रूनिंग का मतलब जब ट्री ग्रो हो जाती है, जैसे ये ग्रो हो चुकी है, अब इसके बाद कटिंग का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पोस्ट प्रूनिंग। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये सब हम लोग कल एक बार देखते हैं। और एक होता है बैगिंग। बैगिंग में क्या होता है, आप एक नहीं, जैसे हर एक डिसीजन ट्री एक डिसीजन आपको देता है, एक फाइनल हर एक डेटा के लिए एक डिसीजन देता है। मान लो डिसीजन सही नहीं है ना, तो आपकी एक्यूरेसी खराब हो जाती है। अब मैंने क्या किया, इस तरह के और 100 ट्री बना दिए हमने, हर ट्री से डिसीजन लिया हमने। तो हर ट्री से डिसीजन लेंगे तो कोई ना कोई तो डिसीजन किसी ना किसी डिसीजन ट्री में आपको सही मिलेगा ना। अब हम क्या करते हैं, 100 डिसीजन ट्री अगर बना दिया तो सभी डिसीजन ट्री से उस सेम डेटा के लिए आउटपुट लेते हैं। अब 100 में से 60 या 70 डिसीजन ट्री का आउटपुट जो है वो एक तरह का है, तो उसी आउटपुट को हम लोग फिर डिफाइन करके दे, मतलब हम एक डिसीजन के लिए एक ट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहते, हम उसके लिए मल्टीपल ट्री के पास जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बैगिंग प्रोसेस, है ना। तो बैगिंग के अंदर आप मल्टीपल ट्रीज बना करके आप उसको डेटा को सही कर सकते हैं, आउटपुट का एक्यूरेसी को सही कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे मॉडल जो यूज होता है उसका नाम है रैंडम फॉरेस्ट। तो बैगिंग जो है वो रैंडम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता है मल्टीपल ट्रीज। आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल डिसीजन ट्री बना रहे हो फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, ठीक है, आज इसको यहीं तक रखते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे कल और इसका प्रूनिंग प्रोसेस समझेंगे।